Assalamu alaikum, dear student. How are you? Superior Group of Colleges Learning Management System आपको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम यू। आज हम सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं जिसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जो है ये हम पढ़ेंगे। इसमें दो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अमूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पूछे जाते हैं कि राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम्स। और एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इंक्रीज द रिएक्शन विदाउट देमसेल्फ बीइंग यूज अप, ये भी हम डेफिनेशन भी हम यही करते हैं कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज अप, दे आर कॉल्ड एंजाइम्स। ये दोनों उसकी डेफिनेशन में आते हैं। थर्ड पॉइंट जो है, इनकी सिंपल प्रेजेंस जो है वो एंजाइम की, वो एंड प्रोडक्ट को या उनकी नेचर को या उनकी प्रॉपर्टीज जो है उसको अफेक्ट नहीं करती। यानी कि एंजाइम्स की जो प्रेजेंस है, ना तो वो जो प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट उसकी प्रॉपर्टी, ना ही उसकी नेचर के ऊपर उसका कोई अफेक्ट होता है। एंजाइम्स जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये बायो कैटलिस्ट हैं, बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स हैं, लिहाजा इनकी बहुत कम अमाउंट चाहिए होती है क्योंकि एंजाइम्स बार बार यूज होते हैं। इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम जो है दैट एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। दे आर सेंसिटिव टू इवन माइनर चेंज इन पीएच, क्योंकि दे आर सेंसिटिव हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होती हैं वो आपको पता है सॉल्युबल हैं वाटर के अंदर, लिहाजा उनके ऊपर जो डिफरेंट पीएच है वो अफेक्ट करती है, उनके ऊपर टेम्परेचर अफेक्ट करता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो अफेक्ट करती है। इसको हम बहुत डिटेल के साथ फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या कैटालिटिक एक्टिविटी, वहां पे जाके इसको हम पढ़ेंगे। देन दे आर वेरी स्पेसिफिक इन रिएक्शन, बहुत स्पेसिफिक हैं, क्योंकि एक सिंगल एंजाइम कैटलाइज ओनली ए सिंगल केमिकल रिएक्शन या ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन। उसकी वजह क्या है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, दे कैन रिएक्ट विद ए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। लिहाजा एक अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है लेट से, उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, तो हर एक स्टेप के लिए एक एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होगा, यानी कि एक ही एंजाइम ओवरऑल प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करेगा। ये हम मैकेनिज्म में भी आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। सम एंजाइम रिक्वायर्ड कोफैक्टर, अभी हमने पढ़ा कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम के लिए एक नॉन प्रोटीनिक पार्ट चाहिए, जो मेटल आइन हो सकता है, जो आइन हो सकता है, जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट हो सकता है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, वो को एंजाइम भी हो सकता है। लोड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, उसको ये मिनिमाइज कर देता है और इस तरीके से स्पीड जो है वो तेज हो जाती है या रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता है। Some enzymes are potentially damaging. कुछ एंजाइम्स स्पेशली द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, क्योंकि सेल भी प्रोटीन से बना है, मेजर कंपोनेंट है सेल का, सेल मेम्ब्रेन का, सेल ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन का, और सेल के अंदर ओवरऑल भी प्रोटीन ज्यादा होती है। तो अगर ये एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में सिक्रीट हों तो फिर सबसे पहले ये अपने ही सेल जिस जहां से ये प्रोड्यूस हुए हैं उनको ये डाइजेस्ट कर दें, इसलिए इनको कहा जाता है ये पोटेंशियली डैमेजिंग है। लिहाजा दे आर सिक्रीटेड इन इनएक्टिव फॉर्म, ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। लाइक उसकी एग्जांपल है इनएक्टिव पेप्सिनोजन, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। अगर पेप्सिन जो है, पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है और इसकी एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन, अगर ये इस फॉर्म में सिक्रीट हो तो ये सबसे पहले ग्लैंड को ही डाइजेस्ट कर देगा, क्योंकि ये प्रोटीन पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। लिहाजा इसकी एक्टिवेशन होना चाहिए, और इसकी एक्टिवेशन जो है वो उस जगह पे आगे होती है जहां पे इसने
बायोकैटलिक एक्टिविटी यानी कि अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम किस तरीके से एक्ट करता है। स्ट्रक्चर अभी आपने एंजाइम की हमने देखी। एंजाइम जो है वो बेसिकली ग्लोबुलर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है और ये हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। शुरू में आपने देखा इसमें फ्यू अमाइनो एसिड्स हैं जो कि एक्टिव साइट बनाते हैं और बाकी जो अमाइनो एसिड्स हैं वो इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं, यानी कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन होती है इससे। और स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन इस वजह से है ड्यू टू द अमाइनो एसिड और इसकी स्पेसिफिक शेप की वजह से ये अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं और फिर सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं। ये तो जनरल व्यू था कि एंजाइम कोई भी ऐसी चीज जो इन चीजों को अफेक्ट करेगी वो इसकी कैटालिक एक्टिविटी जो है उसको भी अफेक्ट करेगी। और सबस्ट्रेट क्या है कि एक स्पेसिफिक सब्सटेंस है which react with the enzyme. Every enzyme recognizes and react with a specific chemical substance called substrate. कि हर एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस जो है उसके साथ रिएक्ट करता है जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। अब ये स्पेसिफिक सब्सटेंस जो है जब इसके साथ रिजेक्ट करता है तो देन कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो प्रोसेस हम देखते हैं कि सबसे पहले एंजाइम जो है, एंजाइम की ये एक्टिव साइट है और ये इसका सबस्ट्रेट है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे और मिलने के रिजल्ट में दे प्रोड्यूस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कि एक्टिव साइट से ये सबस्ट्रेट आके इसके साथ मिल जाएगा जिससे ES कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर ये प्रोसीड करेगा और प्रोडक्ट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो प्रोडक्ट जो है दे लेफ्ट द एक्टिव साइट, वो इससे अलहदा हो जाता है और एंजाइम जो है वो दोबारा से रीयूज होने के लिए तैयार है, यानी कि अगेन एंड अगेन इट इज रीयूज, क्योंकि ये अवेलेबल है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में इसकी नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता एंजाइम के केमिकल रिएक्शन में। और ऐसे ही प्रोडक्ट के ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी रिमेन सेम। अब एंजाइम रिएक्ट विद ए स्पेसिफिक प्लेस विद ए सबस्ट्रेट, उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट बेसिकली है क्या? एक्टिव साइट जो है वो एरिया है जो अभी आपने देखा कि यहाँ से एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और इट इज ए डेफिनेट चार्ज बेयरिंग साइट है। एंजाइम और इसका सबस्ट्रेट react with each other through a definite charge bearing site of an enzyme which is known as active site कहलाती है ये। अब एक्टिव साइट जो होती है ये एक्टिव साइट है। अब एक्टिव साइट के अंदर फिर दो साइट्स प्रेजेंट होती हैं। एक है उसकी बाइंडिंग साइट्स, ये इसके अंदर एक बाइंडिंग साइट है। ये वो साइट है जहां से सबस्ट्रेट ने आगे अटैच होना है, जिसको अटैच करवाना है। तो बाइंडिंग साइट के काम के हैं, 3 फंक्शन ये परफॉर्म करती है। सबसे पहले इसने सबस्ट्रेट को पहचानना है, रिकग्नाइजेशन करनी है, रिकग्नाइज करना है सबस्ट्रेट को। दूसरा उसको प्रॉपर्ली बाइंड करना है एक्टिव साइट के साथ। और तीसरा इसने एक्टिव साइट जो है जो कि उसकी कैटालिक साइट एक्टिव साइट के अंदर है उसको एक्टिवेट करना है, यानी कि कैटालिक साइट जो है इसकी एक्टिवेशन जो है वो भी बाइंडिंग साइट, क्योंकि जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है तो फिर कैटालिक साइट जो है वो एक्टिवेट होती है। अब ये जो चार्ज बीइंग एक्टिव साइट इसको हम कहते हैं कैटालिक साइट। इसका काम है कि ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। ये जो साइट है जिसको हम कैटालिक साइट कहते हैं, जब ये सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड कर जाता है तो फिर ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। अब आप एंजाइम में मैकेनिज्म में कैसे ये कंट्रोल होता है ओवरऑल एंजाइमेटिक प्रोसेस, ये हमने देखना है कि
जैसे मैंने पहले आपको कहा कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जो होता है वो ऐसे नहीं होता कि उसमें एक स्टेप होता है। हमारे पास एक इनिशियल सबस्ट्रेट है ए और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बॉडी को चाहिए वो है ई। अब ए जो है वो पहले एंजाइम 1 की मदद से बी में कन्वर्ट होगा। बी, अब इसका मतलब है ए का सबस्ट्रेट, एंजाइम 1 का सबस्ट्रेट ए है और इसका प्रोडक्ट है बी। एंजाइम 2 का सबस्ट्रेट बी है और इसका प्रोडक्ट है सी। ऐसे ही एंजाइम 3 का जो सबस्ट्रेट है वो सी है और इसका जो प्रोडक्ट है वो डी है। इसका मतलब एक एंजाइम का प्रोडक्ट दूसरे नेक्स्ट एंजाइम का वो सबस्ट्रेट होता है। इस तरीके से हैंड टू हैंड ये ट्रांसफर हो रही है और फाइनल प्रोडक्ट, इसका मतलब है एंजाइम जो 4 है इसका सबस्ट्रेट है डी एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू द ई व्हिच इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ये तो एक केमिकल रिएक्शन है कि ए से बी बना, बी से सी, सी से डी और फाइनली ई बन गया। ये एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन है। अब बॉडी को जब ये प्रोडक्ट चाहिए होता है तो फिर एक्टिवेशन होती है और जब ये प्रोडक्ट रिक्वायर अमाउंट में बन जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है तो फिर इसको फीडबैक इनहिबिशन करनी है, इसको रोकना है ताकि ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रिक्वायर्ड अमाउंट में रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अंदर रहे। तो इस तरीके से एंजाइम टू एंजाइम एक एसोसिएशन या चेन बनती है जिसमें एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। अब ये सारे के सारे बी से लेके डी तक ये इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट हैं इस केमिकल रिएक्शन के। जब ई बॉडी में रिक्वायर मकदार में बन जाता है जितने बॉडी को चाहिए होता है तो फिर बॉडी क्या करती है, फीडबैक इनहिबिशन करती है और इस तरीके से ए की बी में कन्वर्जन जो है इसको कम कर देती है। इनहिबिट करना मीन रोक देना, इस प्रोसेस को वो स्लो डाउन कर देता है रिक्वायर अमाउंट अचीव होने के बाद और इस तरीके से केमिकल रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन या स्टॉप हो जाता है। इसी तरह से जब हमें ई चाहिए होता है तो फिर एक्टिवेशन होती है जिसको हम कहते हैं प्रीकसर्स एक्टिवेशन। प्रीकसर्स एक्टिवेशन, प्रीकसर्स कौन सा होता है, रॉ मटेरियल को कहते हैं कि जब हमें ई ज्यादा चाहिए तो फिर ए की एक्टिवेशन होगी और ए जो है वो बी में कन्वर्ट होगा, बी सी में कन्वर्ट होगा, सी डी में कन्वर्ट होगा, डी जो है वो ई में कन्वर्ट होगा और इस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो हमें बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस में आप देखें कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम को ट्रांसफर हो रहा है और कहता है कि ये इस तरीके से ही ट्रांसफर हो रहा है जैसे कि हैंडेड ओवर फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर फॉर्मिंग ए एंजाइम टू एंजाइम चेन, कि एक जो एंजाइम है उसका सबस्ट्रेट अगले का प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब है वो बी जो है वो एंजाइम 2 को दे देता है, एंजाइम 2 जो है वो सी को एंजाइम 3 को ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरह से कहते हैं जैसे हम एक चीज ले लें और 5 बंदे लाइन में खड़े हों तो एक बंदा दूसरे बंदे को पकड़ाए, दूसरा जो है तीसरे को पकड़ाए, तीसरा चौथे को पकड़ाए। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आज का लेक्चर यही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो था एक्टिव साइट। बोर्ड में बहुत दफा ये क्वेश्चन जो है वो आया है। एक्टिव साइट और उसकी जो सब साइट्स हैं उनके नाम आ जाते हैं, कभी उनकी भी डिटेल जो है वो लिखनी होती है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर फील्ड में, जिंदगी की हर दौड़ में कामयाब करे। मेरी तरफ से अल्लाह।